विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे पाठ को अब हम शुरू करते हैं, जिसमें प्रश्न है मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। या मेंडलीफ के आवर्त नियम से के लाभ पर टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा वो। तो शुरू करते हैं हम मेंडलीफ का आवर्त नियम। हेडिंग डालेंगे मेंडलीफ का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी की उपयोगिता इस प्रकार है। नंबर 1, आवर्त सारणी द्वारा तत्वों एवं यौगिकों के गुणों का अध्ययन अत्यंत सरल हो गया। नंबर 2, आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान और उनके गुणों के आधार पर तत्वों के संदेहपूर्ण समान परमाणु भारों में सुधार किया जा सका। नंबर 3, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान होने के कारण नए तत्वों जैसे हाइड्रोजन यूरेनियम के बीच में सहायता मिली। और नंबर 4, नए तत्वों की खोज में सहायता मिली। फिर आगे प्रश्न इस प्रकार है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव हृदय की आंतरिक संरचना बाह्य संरचना दोनों तरह से प्रश्न पूछेगा वह। तो लिखेंगे मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना। हृदय वक्ष गुहा के मध्यावकाश में अधर तल की ओर मध्य से कुछ बाईं ओर स्थित होता है। हृदय एक पेशीय अंग है। यह 4 वेशों में बटा रहता है। इसका निर्माण हृदय पेशियों से होता है। हृदय चारों ओर से हृदय आवरण से घिरा रहता है। हृदय का अग्र चौड़ा भाग आलिंद तथा पश्च नुकीला भाग निलय कहलाता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त भरा रहता है। बायां निलय दाएं की अपेक्षा बड़ा तथा पेशीय होता है। अग्र तथा पश्चिम महाश्राएं अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में और फेफड़ों से शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिरा बाएं आलिंद से पहुंचाती हैं। दाएं निलय से शुद्ध रक्त फेफड़ों को और बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। फिर आगे दिया है हृदय की आंतरिक संरचना। दोनों आलिंद अंतर आलिंद पट्टी द्वारा विभाजित रहते हैं। दाहिने आलिंद में अग्र महाश्राएं पश्चिम महाश्रा तथा कोरोनरी साइनस पृथक पृथक छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इनके मध्य यूस्टेकी कपाट तथा कोरोनरी कपाट होते हैं। बाएं आलिंद में पाल्मोनरी शिरा एक छिद्र द्वारा खुलती है। आलिंद की दीवार निलय की अपेक्षा पतली होती है। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम को समझ लें एक बार। ये अग्र महाश्रा है। ये महाधमनी चाप, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, पश्च महाश्रा, दायां निलय और पृष्ठ महाधमनी। नेक्स्ट प्रश्न दिया, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। या इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण। पौधे पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में जल का प्रकाशिक ऑक्सीकरण, CO2 अप्रकाशिक अवकरण होता है, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं और O2 मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्रिया को देख लें। 6CO2 + 12H2O = प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि इस प्रकार है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की क्रिया 2 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। नंबर क, प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। ख, अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र। तो क है प्रकाश अभिक्रिया। यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रेनम में होती है। प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण
रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। यह ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। इस क्रिया को फोटोस्फोरिलेशन कहते हैं। प्रकाश अवशोषित करके पर्णहरम ऊर्जान्वित हो जाते हैं। इससे उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। हरित लवक में अनेक इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इनके माध्यम से ऊर्जान्वित क्लोरोफिल अपनी मूल अवस्था में चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन द्वारा आ जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। एक तरफ लिखेंगे ऑक्सी श्वसन और दूसरी तरफ अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन नंबर 1, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन में इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सी श्वसन में नंबर 3, इस क्रिया में 38 एटीपी बनते हैं और अनॉक्सी श्वसन क्रिया में 2 एटीपी बनते हैं। नंबर 4, CO2 अधिक मात्रा में निकलती है ऑक्सी श्वसन में और अनॉक्सी श्वसन में CO2 कम मात्रा में निकलती है। नंबर 5, क्रिया के अंत में CO2 तथा जल बनता है, जैसे C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 38 ATP। अनॉक्सी श्वसन में क्रिया के अंत में C2H5OH तथा CO2 बनती है। C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP। इस प्रकार ये ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर होगा। आगे फिर प्रश्न दिया है हमें, श्वसन तथा दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। समझते हैं इसे। एक तरफ लिखेंगे श्वसन और दूसरी तरफ दहन। श्वसन यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि दहन यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 2, श्वसन यह सामान्य ताप पर एंजाइम की सहायता से होती है और दहन यह उच्च ताप पर होती है। नंबर 3, श्वसन इसमें ऊर्जा विभिन्न चरणों में मुक्त होती है और नंबर 3, दहन इसमें ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। नंबर 4, श्वसन में इसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा ताप के रूप में मुक्त होती है और नंबर 4, दहन में इसमें ऊर्जा ताप तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। आगे प्रश्न दिया है, क्या होता है जब किशमिश को जल में डालते हैं और अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालते हैं। किशमिश को जल में डालने से अंतः परासरण के कारण किशमिश फूल जाती है। अंगूर चीनी के गाढ़े घोल या नमक के घोल में रखने पर बाह्य परासरण के कारण पिचक जाता है। यहाँ से सिर्फ इतना याद करें। फिर नेक्स्ट दिया है आगे, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, समझेंगे इसे। यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट यानी 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों से होता है। नंबर 1, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात आँख का गोलक का व्यास कम हो जाता है। नंबर 2, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए। और इस दोष के निवारण क्या हैं? निवारण हैं, हेडिंग डालेंगे दोष का निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, जिससे 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दोषी आंख के निकट बिंदु O पर बन जाए, फलतः दोषी नेत्रों से देख सकेगा। जैसे ये डायग्राम दिया है, डायग्राम को एक बार समझ लें। ये उत्तर लेंस क्या है इसके बीच में, और इसे बना लें। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। फिर आगे प्रश्न दिया है हमें, नेक्स्ट प्रश्न, प्रिज्म द्वारा श्वेत वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए। या इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को सचित्र वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे वर्ण विक्षेपण, और ये उसका डायग्राम है। ये इस तरह से एक छिद्र है, यहाँ से हमने कोई श्वेत प्रकाश किरण, और ये यहाँ पर एक प्रिज्म रखा हुआ है। जब प्रिज्म से हमने श्वेत प्रकाश की किरण को
विक्षेपित किया तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से 7 कलरों में विभक्त हो जाती है और ये ही इंद्रधनुष में पाए जाते हैं ये 7 कलर। तो समझें इसे वर्ण विक्षेपण। यदि हम एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारें तो श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। बैंगनी रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। जब सूर्य के प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह प्रिज्म के आकार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के प्रकाश के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम में विभिन्न रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार की ओर से क्रम से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल होता है। इससे ज्ञात होता है कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। प्रिज्म इन रंगों के प्रकाश को अलग अलग कर देता है क्योंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। अतः सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण दिखाई देते हैं। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है। आगे फिर देखते हैं, आगे प्रश्न दिया है हमें निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। हेडिंग है निकट दृष्टि दोष, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, सिर्फ उसके बारे में पूछा है। तो यदि नेत्र पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा है फिर दूर दृष्टि दोष क्या है। यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट यानी 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। आगे पर प्रश्न दिया है मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आंख के लिए इसकी स्थिति बताइए। आंख के निकट दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है आंख का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे प्रश्न दिया है हमें आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आंख की पक्षाभिकी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार इस प्रकार समंजित हो जाती है कि वस्तु आंख से चाहे दूर हो या पास उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। आंख की पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है, संक्षेप में समझाइए। कुछ व्यक्तियों की आंखों की रेटिना में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं जिसके कारण उनमें रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। नेत्र के इस दोष को वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह एक आनुवंशिक रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे प्रश्न दिया है हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। ये पहले कर चुके हैं हम पिछले क्वेश्चन में, ये रही 25 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न देखें मनुष्य की आंख के लिए दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आंख के लिए इसकी क्या स्थिति है। वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु आंख को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती आंख का दूर बिंदु कहलाती है। स्वस्थ आंख के लिए यह बिंदु अनंत माना जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आंख यानी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। आंख की ये अभी पीछे कर चुके हैं हम, ये वही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया है हमें
स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आँख में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारा कभी चमकीला तथा कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसी को तारे का टिमटिमाना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है? कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश का प्रयोग करने पर यह नीले रंग को प्रकीर्णित कर देता है। इसके अतिरिक्त इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण यह तीव्रता से चारों ओर फैलता है, जिससे वाहन चालक को अच्छी दृश्यता मिलती है। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमें, 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है एग्जाम में। तो हमें दिया है V बराबर 50 वोल्ट, धारा दिया I बराबर 5 एम्पियर और P बराबर दिया हमें 25 वाट। तो एक बल्ब में प्रवाहित धारा होगी P/V, P का मान 25 और V का मान 250। तो 25 से 25 1/10 और 1 में जब 10 से भाग देंगे तो 0.1 एम्पियर ये बल्ब में प्रवाहित धारा आ गई। प्रत्येक बल्ब में 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती होगी। चूँकि घरों में अभी सभी बल्ब समांतर क्रम में लगे होते हैं, अतः प्रत्येक बल्ब अलग अलग यानी 0.1 एम्पियर धारा लेगा। परिपथ में 5 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। माना परिपथ में n बल्ब जलाए जा सकते हैं, अतः n गुणा 0.1 बराबर 5 या n बराबर 5/0.1 बराबर, नीचे से पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ाई तो n बराबर 50। अतः 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे दिया विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि तथा सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत मोटर समझेंगे इसे। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चित्र में इसके विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। नंबर 1 है आर्मेचर। यह आयताकार कुंडली है जो नरम लोहे के क्रोड पर प्रत्येकित तांबे के तार पर लपेटकर बनाई जाती है। जैसा कि चित्र ABCD तार की एक लपेट प्रदर्शित है। ये जो दिखाई गई है ABCD इस तरह से। नंबर 2 है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक NS इस चुंबक के सिरे हैं। इस चुंबक के ध्रुवों N व S के बीच में अत्यंत चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली ABCD घूमती है। नंबर 3 विभक्त वलय। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय L व M से जुड़े रहते हैं। विभक्त वलय 2 अर्धवृत्ताकार वलयों के रूप में होते हैं, आर्मेचर के साथ साथ घूमते रहते हैं। नंबर 4 है ब्रुश। विभक्त वलय ग्रेफाइट के बने 2 ब्रुश P तथा Q, ये रहे P और Q, से स्पर्श किए रहते हैं। इनका संबंध 2 संयोजक पेंचों से होता है। बाह्य परिपथ को जिसमें से होकर विद्युत धारा आती है, इन्हीं संयोजक पेंचों से जोड़ा जा सकता है। अब देख लें इसका सिद्धांत। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष के परतः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो इस बलयुग्म के कारण चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। आगे दिए फिर इसकी क्रियाविधि को समझें।
कार्यविधि। जब बैटरी से आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आर्मेचर की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। ये दोनों समांतर, विपरीत तथा बराबर बल एक बल युग्म बनाते हैं जिससे आर्मेचर वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। आर्मेचर के साथ विभक्त वलय भी घूमते हैं। आधे चक्कर के बाद आर्मेचर का एक सिरा ब्रश से संबंधित हो जाता है जिससे कुंडली में प्रवेश करने वाली धारा की दिशा बदल जाती है और आर्मेचर उसी दिशा में घूमता है। बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाईं ओर से आर्मेचर से जुड़ा रहता है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर में आर्मेचर में प्रवेश करने वाली धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है और आर्मेचर उसी दिशा में चक्कर लगाता रहता है। विद्युत मोटर द्वारा आटा पीसने की चक्की, बिजली के पंखे तथा पानी खींचने के पंप आदि चलाए जाते हैं। एक बार डायग्राम को समझ लें। आगे प्रश्न दिया है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी निम्न दो नियम हैं, समझेंगे इसे। पहला नियम है, जब किसी मंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता रहता है। नंबर 2 है द्वितीय नियम, बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात E बराबर φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, या हम ये कहें कि माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, जहाँ डेल फाई प्रारंभिक फ्लक्स तथा φ2 और t समय बाद का फ्लक्स है। ऋण का चिन्ह केवल यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। प्रयोग द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रदर्शन। प्रत्येकित तारों की एक कुंडली बनाकर चित्र के अनुसार एक परिपथ तैयार करते हैं। जब हम एक क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को चुंबक कुंडली की ओर लाते हैं तो धारामापी में एक विक्षेप आता है। धारामापी में यह विक्षेप कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है। जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी में पुनः विक्षेप आता है, लेकिन यह विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में होता है। आगे दिया है फिर हमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत समझाइए तथा इसकी रचना एवं कार्यविधि का नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो समझेंगे इसे, सिद्धांत समझेंगे पहले। ये इस तरह से डायग्राम है, डायग्राम को समझ लें। जब किसी बंद कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होते रहे तो कुंडली के परिपथ में एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा चुंबक तथा कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। कार्यविधि है इसके। प्रारंभ में ABCD स्थिति में कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर है। जब कुंडली को इस प्रकार घुमाया जाता है कि AB भाग ऊपर की ओर और CD भाग नीचे की ओर जाता है तो कुंडली में से जाने वाले फ्लक्स में वृद्धि होती है। फलतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब कुंडली लंबवत हो जाती है तो विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाता है। ऐसी स्थिति तक आने में कुंडली 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घूम चुकी होती है। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कुंडली घूमने पर फ्लक्स में कमी होती है और 180 डिग्री पर पहुंचकर विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। 180 डिग्री से 270 डिग्री तक कुंडली घूमने पर फ्लक्स में वृद्धि विपरीत दिशा में होती है। 270 डिग्री पर विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में अधिकतम हो जाता है। 270 डिग्री सेंटीग्रेड से 360 डिग्री की ओर
कुंडली घूमने पर विद्युत वाहक बल घटता है और 360 डिग्री पर यह पुनः शून्य हो जाता है। इस प्रकार कुंडली में एक चुंबक पूर्ण चक्कर में 2 बार विद्युत वाहक बल अधिकतम किंतु विपरीत दिशाओं में होता है और 2 बार शून्य होता है। इस प्रकार आर्मेचर के निरंतर घूमते रहने से कुंडली से बाह्य परपथ में धारा बहती रहती है। धारा की दिशा बदलती रहने के कारण इसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहा जाता है। आगे पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमें, दिष्ट धारा डायनेमो का सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या ऐसे ही पूछ सकता है कि दिष्ट धारा जनित्र या डायनेमो का सिद्धांत समझाइए। तो सिद्धांत को समझते हैं। ये इसका डायग्राम है, एक बार डायग्राम को देख लें सभी और बनाना सीख लें। सिद्धांत इस प्रकार है, जब किसी बंद कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहे, तो कुंडली के परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे कुंडली में धारा बहने लगती है, जिसकी दिशा कुंडली के एक चक्कर में 2 बार बदलती है। यदि प्रत्येक बार कुंडली में धारा की दिशा बदलने के साथ ही साथ कुंडली के बाह्य परिपथ में जुड़ने वाले सिरे आपस में बदल जाएं, तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। यही दिष्ट धारा डायनेमो का सिद्धांत है। रचना, इसके निम्न प्रमुख भाग हैं। रचना के नंबर 1 है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS है, जिसकी कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है। इससे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें कुंडली घूमती है। आगे प्रश्न देखते हैं। फिर हम आगे प्रश्न दिया है हमें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस प्रकार है कि यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा, ये अंगूठा, उसके पास वाली उंगली, ये वाली उंगली, तथा बीच वाली उंगली, ये जो बीच वाली उंगली है, को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, और यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो पास वाली उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा अंगूठा चालक की दिशा को, ये अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताएंगे। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे दिया है हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझें। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, यानी कि ये, तथा अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों, ये जो दोनों उंगली हैं, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, ये पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और बीच वाली उंगली मध्यमा धारा I की दिशा प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फिर आगे प्रश्न दिया है हमें, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सभी समझेंगे विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर। एक तरफ लिखेंगे विद्युत मोटर और एक तरफ विद्युत जनित्र। विद्युत मोटर नंबर 1, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत जनित्र यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर नंबर 2, इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। नंबर 2, विद्युत जनित्र, इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। नंबर 3, विद्युत मोटर, इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक बल युग्म कार्य करता है, अर्थात यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है।
नंबर 3 विद्युत जनित्र। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं फिर प्रश्न आगे दिया है हमें, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा और एक तरफ दिष्ट धारा। चलिए अंतर करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा के परिणाम व दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि दिष्ट धारा का परिमाण परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है। नंबर 2 प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त की जाती है। नंबर 2 दिष्ट धारा यह प्राथमिक तथा द्वितीयक शैलों से प्राप्त की जाती है। नंबर 3 प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक है। नंबर 3 दिष्ट धारा यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक है। नंबर 4 प्रत्यावर्ती धारा इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। और नंबर 4 दिष्ट धारा इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नंबर 5 प्रत्यावर्ती धारा को चौक कुंडली द्वारा बहुत कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा को ओमीय प्रतिरोध द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा का ह्रास अत्यधिक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सभी को पेपर से पहले एक बार याद करके जाएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है फिर हमें प्रश्न, जल संरक्षण क्या है। लिखेंगे, जल एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह जीव द्रव्य का अधिकांश भाग बनाता है। जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर 3% से कम जल स्वच्छ एवं अलवणीय जल उपलब्ध है। इसका अधिकांश भाग ध्रुवीय बर्फ के रूप में अनुपलब्ध है। मानवीय कृत्यों से जल संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत अधिक जल व्यय करते हैं, यानी खर्च करते हैं। अनजाने में जल का अपव्यय करते रहते हैं। पाइपलाइनों के फटने से, नलों के टपकने से निरंतर जल का अपव्यय यानी खर्च होता रहता है। इस जल का संरक्षण आवश्यक है। वर्षा ऋतु में वर्षा जल को भूमिगत स्रोत में पहुंचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। छोटे छोटे बांध बनाने में भूमिगत जल स्रोत रिचार्ज हो जाते हैं। छोटे छोटे संग्रहकों का काम सतही जल से भूमिगत जल स्रोतों में पहुंचाना है। आगे प्रश्न दिया है पर हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। समझेंगे इसे, या ऐसे भी पूछ सकता है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। समझें, मानव के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में वन एवं वन्य जीव बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः हमें वन एवं वन्य जीवों संरक्षण का प्रयास करते रहना चाहिए। जैव विविधता को नष्ट होने अथवा विलुप्त होने से बचाने के लिए इनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। जैव प्रजातियों का विलुप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से वन्य प्रजातियां विलुप्त होने की यह प्रक्रिया अत्यंत तीव्र हो गई है। हमें वन एवं वन्य जीवों को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन वन्य प्राणियों को आवास एवं भोजन प्रदान करते हैं। वनों से अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। वन बाढ़, सूखा तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं। वन वर्षा, वायु की गति, तापमान को नियंत्रित करते हैं। वन वायुमंडल को स्वच्छ बनाए रखते हैं। वन प्राणवायु ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। वन जल चक्र को भी बनाए रखते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण द्वारा जैव विविधता एवं आनुवंशिक पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। इससे जैव विकास के लिए अधिक जीन राशि उपलब्ध होती हैं। वन्य प्रजातियों के संकरण द्वारा रोग प्रतिरोधी, अधिक पर्यावरण सहनशील एवं उन्नत प्रजातियां विकसित की जा सकती हैं। आगे पर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है,
निकट दृष्टि दोष। हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। यदि नेत्र पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। यह दोष निम्न दो कारणों से होता है। नंबर 1, नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाए। नंबर 2, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दोष का निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषयुक्त आंख के दूरस्थ बिंदु की दूरी के बराबर होनी चाहिए। ये इसका निवारण है। वीडियो कैसी लगी सभी कमेंट करके बताएं। हमने संपूर्ण विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 4 अप्रैल को पेपर में पूछे जाएंगे, उन सभी को हमने हल किया। इससे पहले एक पार्ट बन चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को पेपर से पहले 1-2 बार अवश्य देख कर जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।